नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे का जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसके लिए हमने एक सीरीज चालू किए हुए हैं कि जो आने वाले रेलवे के जो भी NTPC CBT 2 या ग्रुप डी जो एग्ज़ाम्स होंगे उस एग्ज़ाम्स में मैथ सेक्शन में हम कैसे 100% स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया है कि एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है पहले, उन सारे क्वेश्चंस को अरेंज करके जो उसमें से अच्छा क्वेश्चंस है जो आने की संभावना है वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ मैथ कर लेकर आता हूँ और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो जैसे कि आपको पता है कि जहाँ तक हो गया था उससे उसी क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं जो उससे आगे की क्वेश्चन आया हुआ है आगे की शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा की वेग से 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की वेग से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटा में तय करता है। ठीक है, उसकी संपूर्ण यात्रा का औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी यात्रा 30 किलोमीटर जो है कितना 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दूरी तय करती है, उसका बाकी जो 40 किलोमीटर की यात्रा है वो 5 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो आपको औसत वेग पूछ रहा है पूरे यात्रा का। ठीक है, निकालिए इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी वो कितना से तय कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा टाइम 5 घंटा आ जाएगा। आपको पता है कि टी बराबर क्या होता है D/S, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है 5 घंटा में 40 किलोमीटर यानी 5 घंटा और दिया हुआ है जो शेष दूरी है उसके लिए 5 घंटा, यानी कि टोटल उसने 10 घंटा चला है। ठीक है, पूरे डिस्टेंस तक ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा है 10 घंटा। और टोटल दूरी कितना है, टोटल अगर डिस्टेंस की ये टोटल टाइम हो गया 10 घंटा और टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर तो उसने 6 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चला था, तो 30 ये और 40 किलोमीटर ये जो 5 घंटा में तय गया, यानी कि 30 + 40 कितना 70, यानी कि 70 किलोमीटर की टोटल दूरी आ गई हमारे पास और टोटल समय आ गया कितना 10 घंटा। तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालिएगा, एवरेज स्पीड आपको पूछ रहा था तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना निकल कर आया है 10, यानी कि कितना यहाँ से निकल कर आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर्स। दोस्तों ये भी देखिए 70 किलोमीटर में था, टाइम भी आवर्स में है, तो स्पीड क्या निकल कर आएगा किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पूछा हुआ था उसका आंसर क्या होगा 7 किलोमीटर पर आवर्स की जो है कि उसकी क्या है एवरेज स्पीड है पूरी यात्रा के दौरान। अगर पता करेंगे कि संपूर्ण यात्रा का औसत वेग क्या होगा तो कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बोर्ड मास से। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन 10 माइनस फिर ब्रैकेट है उसका क्या है 6 - 7 माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 6 माइनस फिर ब्रैकेट में कितना है 8 - 5। ठीक है, और उसको बंद कर दिया है सारे ब्रैकेट से। अब आपको पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शंस क्या क्या है मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शंस। देखिए इधर मैं लिखता हूँ कि क्या है ऑप्शंस। मान लेते हैं कि एक ऑप्शंस 10 है, 14, सी कितना होगा 15 और डी कितना है 5। ठीक है, 5 नहीं होगा 8 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे क्या आपको पता है कि बोर्ड मास का रूल इस पर फॉलो होगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट होगा उसके बाद में जो है कि सब आएगा। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। तो पहले देखिए ये एक ब्रैकेट है 6 - 8 - 5। ठीक है, इसका में ये ब्रैकेट था, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होगा 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 प्लस का 3 बचेगा, लेकिन जैसे ही माइनस से इसमें होगा गुना तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि 6 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट तो ऐसे आएगा। उसके बाद में क्या था -7 - 6। ठीक है, फिर ऐसे है ये। तो अब यहाँ से देखिए 6 में से 3 जाएगा तो फिर 3 होगा, लेकिन माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का 7 माइनस का 3 ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद में क्या था ये ब्रैकेट था। ठीक है, उसके बाद बाहर क्या है 10 माइनस। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से 10 में से ये -4 हो जाए, जैसे ये बाहर आएगा तो माइनस से गुना क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 + 4 तो कितना हो जाएगा
14। जो पूछा हुआ था इसका मान कितना निकल कर आया है 14, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना था, पहले इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या के 5/6 भाग के 25% का 15% 330 होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए देखिए क्या करा कि एक संख्या के, तो मान लेते हैं कि उसका कोई संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x का कितना था 5/6 भाग, उसका कितना कह रहा है 25%, यानी कि 1/4। ठीक है, 15% का वैल्यू क्या होता है आपको पता है कि 5% का होता है 1/20। इसमें 3 से गुना कर दिया है 15, तो 15% का कितना हो जाएगा 3/20, यानी कि उसका 3/20 कितना कह रहा है 330 है। ये भी एक हिसाब से सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज का थोड़ा सा जो है कि आपको खेल करा दिया है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसको काटिए। तो देखिए यहाँ से 3 से 1 कटेगा कैसे 2, 3 दूना 6। ठीक है, 5 से 1 कटेगा कैसे 4। तो नीचे देखिए यहाँ पर कितना है 330 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 330 गुने 2 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा 4 चौका 16 दूना 32, 32 को 33 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 10,500, यानी कि 10,560, यही आ जाएगा इसका दोस्त। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसका क्या निकल कर आया है 10,560, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का ही है, ऐसा ही पूछता ही है, जो वहाँ पर आपको चेक करता है कैलकुलेशन जैसे कितना फास्ट आप कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ की आयु तथा पुत्री की आयु का वर्तमान अनुपात 7:3 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितना 5 साल बाद। तो पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। ठीक है, माँ की आयु पूछ रही है कब, जब पुत्री का जन्म हुआ था। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि माँ की आयु और पुत्री की आयु दिया हुआ है, यानी कि मदर्स और डॉटर है। क्या दिया हुआ है 7:3। अभी ये इनका अनुपात ये वर्तमान है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कितना 5 साल बाद हो जाएगा, यानी कि एज का जो अंतर है वो कितना का है 5 साल का है। तो हम क्या करते थे एज वाले चैप्टर में, जब हम पढ़ाए हैं एज वाला चैप्टर, आप उसमें देखिएगा कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 7 पहला ये है कि अभी वर्तमान का ऊपर है, नीचे ये 5 साल का बाद का है, यानी कि ये 5-5 साल दोनों का जो है कि आयु में अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंतर लिखते थे। तो देखिए अब क्या करते थे तिरछा गुना। तो देखिए कीजिए 7 को इससे और 3 को इससे, तो कितना हो जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, दोनों का अंतर यहाँ लिखते थे। फिर क्या करते थे यहाँ पर इन दोनों का तिरछा गुना करके अंतर, यानी कि 5 दूना 10 और 5 1 5, कितना बचा अंतर 5, यानी कि 1 की वैल्यू हमें क्या कहते थे कि 5 आ गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हमें 5 साल निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये वर्तमान आयु थे, तो दोनों का वर्तमान अनुपात जैसे कि आयु का दिया हुआ है, तो यहाँ से दोनों का वर्तमान एज निकल जाएगा। कितना वर्तमान आयु निकल जाएगा, कितना 1 का 5 है तो 7 का कितना हो जाएगा 35, और उसका कितना हो जाएगा 15 साल। अब बताइए कि अभी अगर ये मदर है और ये डॉटर है, अगर उसकी बच्ची यानी कि पुत्री अभी 15 साल की है वर्तमान में, तो जन्म उसका कब हुआ होगा 15 साल पहले हुआ होगा। तो पूछ रहा है आपको क्या कि पुत्री के जन्म के समय माँ की उम्र कितनी है। देखिए माँ की उम्र पूछ रहा है कब, पुत्री के जन्म के समय, तो इसका मतलब 15 साल पहले उसके पुत्री का जन्म हुआ होगा, और उसकी मम्मी का एज अगर अभी 35 है तो 15 साल पहले कितना होगा 15 साल इसमें से घटा दीजिए तो कितना होगा 20 साल, यानी कि जिस समय उसकी पुत्री की जन्म हुई थी उसके मदर्स की आयु कितनी थी 20 साल। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये कैसे लगाते हैं, ये हम 8 चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः ए से बी तथा बी से ए की यात्रा के लिए निकलता है। एक ही समय पर निकलता है, लिखा हुआ है कि ए से बी तथा बी से ए की यात्रा के लिए एक ही समय पर निकलती है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 1 घंटा और 4 घंटा बी से तथा ए तक पहुंचने में लेता है। ठीक है, तो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या है, बेगों का अनुपात पूछ रहा है आपको। ठीक है,
बनाइए, देखिए दो रेलगाड़ी है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो रेलगाड़ी है जो क्या करता है, ए से बी के बीच जो डिस्टेंस होगा स्टेशन का, उसमें क्या करता है, एक ए से बी के लिए और दूसरा बी से ए के लिए रवाना होता है, एक ही टाइम पर रवाना हो रहा है, ठीक है। जब वो दोनों कहीं पे मिलते होंगे, वहाँ से मिलने के बाद वो एक 4 घंटा लेता है और एक 1 घंटा लेता है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि दोनों का जो इसकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। मान लेते हैं कि यहाँ से ए स्टेशन होगा कोई, और यहाँ पर मान लेते हैं कि बी स्टेशन है, ठीक है। एक रेलगाड़ी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर मान लेते हैं दोनों मिल रहा होगा, और ये एक इधर से निकलती है, मान लेते हैं यहाँ पर मिलता है दोनों, सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जब यहाँ से इधर आया तो 1 घंटा लिया, और ये जब यहाँ से इधर आया यहाँ तक पहुँचा तो कितना, 4 घंटा लिया। कहा हुआ है कि यात्रा एक ही समय निकलने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद वो 1 घंटा और 4 घंटा लेता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि रेलगाड़ी के चालों का अनुपात क्या है। एक बात बताइए, एक ही समय उन दोनों ने चलना शुरू किया था, दोनों ट्रेन, मान लेते ट्रेन 1 और ट्रेन 2 मान लेते। ये भी ट्रेन जो है से कि एक ही समय में चला, जिस समय इसी समय में ये भी चला है, यानी कि एक ही टाइम में निकला है, मिला भी होगा एक ही समय, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब वो एक ही समय चला और एक ही टाइम पर मिला तो समय बराबर है यहाँ पर, यानी समान है दोनों के लिए। तो जब टाइम सेम होता है तो हम क्या करते थे, रेलवे का जो क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन बनाते थे रेल का, तो कैसे कहते थे कि अगर टाइम अगर सेम है, सॉरी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या सेम है कि देखिए ए से बी तक वो भी जा रहा है और बी से ए तक वो भी जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जब आप पढ़े थे तो वहाँ पर क्या था कि अगर टाइम से डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस अगर सेम होता था तो हम क्या करते थे, कहते थे कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का जो रेशियो होगा दोनों का, वो क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था, किसका, स्पीड के रेशियो का। यही कहते थे कि जब डिस्टेंस सेम होगा तो समय का अनुपात, यानी कि दूरी जब सेम रहता था तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का क्या होता था, उल्टा होता था। या हम ये भी कहते थे कि चालों का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय का अनुपात दिया हुआ कितना, पहला जो उसकी टाइम का रेशियो दिया हुआ कितना, पहला को 1 घंटा लग रहा है और दूसरे को 4 घंटा लग रहा है, यानी कि 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 4:1 हो जाएगा, यानी कि जो पूछा हुआ था कि उसके चालों का अनुपात कितना है, वो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम आपको समझा रहे थे इसीलिए इतना लिखे हैं। सीधा समझ जाते हैं कि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि वो भी ए से बी तक जाता है, वो भी बी से ए तक आता है, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, समय का रेशियो स्पीड के रेशियो का दोनों को क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो समय का रेशियो का उल्टा हो जाएगा स्पीड का, और स्पीड का पूछ रहा था, उसका 1:4 दिया ही हुआ था कि 1 है और 4 है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि 4:1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40 सिपाहियों की सैन्य दल में 30 सिपाहियों की औसत कद कितना है, 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर है, तथा शेष की 156 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण सैन्य दल की औसत कद क्या होगा, यानी कि आपको एवरेज पूछ रहा है संपूर्ण का। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या होता है, 40 का कितना है, 30, जब 40 टोटल 40 सिपाही हैं उसमें सैन्य दल में, जिसमें 30 सिपाहियों की कितना है 160 और तथा शेष की कितना है 156। तो आपको पूछ रहा है कि संपूर्ण का क्या होगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपको पता है जब दो चीज़ों का एवरेज हम निकालते हैं तो एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पर एलिगेशन, क्या करा कि 30 का जो 30 सैन्य दल है उसका कितना है 160 जो है कि है सेंटीमीटर उसका एवरेज। उसके बाद क्या करा कि शेष का 156, तो 40 टोटल था, 30 का 160 है तो बचा होगा कितना 10, यानी कि 10 का कितना है 156। अब आप इसमें एलिगेशन लगाइए और पूछ रहा है कि टोटल का कितना होगा, यानी कि बीच वाला वैल्यू पूछ रहा है एवरेज, टोटल का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या है 1:3 है, यानी सॉरी 3:1 है। तो आपको एलिगेशन, जब दो चीज़ों का एलिगेशन निकालते एवरेज निकालते तो एलिगेशन लगाते तो क्या करते हैं, जब ऊपर जो रेशियो रहेगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा वही रेशियो, यानी वही अनुपात नीचे भी होगा। तो जब नीचे भी वही अनुपात होगा तो आप ये बताइए, ये बड़ा वैल्यू है, यहाँ पर क्या होता था दोनों के बीच वाला वैल्यू
तब क्या कहते हैं कि बड़ा में से ये घटेगा तो यहाँ पर आएगा, और इसमें से ये छोटा वाला घटेगा तो यहाँ पर आएगा। तो एक बात बताइए, ये बड़ा है, इसका मतलब इससे ये इसमें से ये घटेगा तब यहाँ आएगा। तो यहाँ 1 है तो 160 में से क्या घटेगा कि 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 159। तो देखिए 1 आ रहा है। अब देखिए 159 ये बड़ा है और ये छोटा है 156, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा 3, यानी कि 1 का वैल्यू 1 और 3 का वैल्यू 3 निकल कर आ ही रहा है। तो सही है। इसका मतलब जो हमें पूछ रहा था कि टोटल का सैन्य दल का, यानी कि संपूर्ण सैन्य दल का औसत कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 159 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा 159, यानी कि बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 175 केले तथा 105 संतरों को कितने विद्यार्थियों के बीच समान रूप से बांटा जा सकता है। समान रूप से बांटना है कितना है, 175 केला है और 105 संतरा है। ठीक है दोस्तों, बनाइए इसको, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कैसे बनता है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 175 है और 105 है। अब समान रूप से दोनों विद्यार्थियों को देना है, जो विद्यार्थी जितना होगा उस विद्यार्थी को समान रूप से, यानी कि कितने विद्यार्थी होंगे जिसको ये समान रूप में मिलेगा, ये केला और संतरा समान रूप में मिलना चाहिए। तो आपको पता है जब कॉमन, जैसे ही समान यानी कि कॉमन की बात हो रही है, तो यहाँ से आपको पता होगा कि एलसीएम और या एचसीएफ निकालना होगा। जब कह रहा है कि समान रूप से बांटा जाना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक कितना मिलेगा, या सॉरी कम से कम कितना मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कहते हैं कि एचसीएफ क्या होता है कि दो नंबर्स का, यानी दो संख्याओं का जो अंतर होगा, एचसीएफ उससे बड़ा नहीं हो सकता। या तो वो होगा संख्या का अंतर जो होगा 100, या उसके कोई फैक्टर होंगे। तो इसका निकालिए, तो इसका दोनों का अंतर देखिए कितना है 0 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 नहीं सॉरी 4 5 10 में 7 गया तो 3, 175 है और 7 होगा, यानी कि 70 हो जाएगा इसका अंतर। ठीक है, 175 था 105 है, तो अंतर कितना होगा 70। तो या तो अब इसका एचसीएफ 70 होगा या फिर 70 का कोई मल्टीपल होगा, यानी कम जो होगा सो। तो देखिए 70 से क्या ये कट रहा है, ये देखिए कटेगा 7 कटेगा, उसके बाद 7 नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि 70 तो नहीं होगा, तो इसका और कोई कॉमन फैक्टर होगा 100 होगा। तो क्या है कॉमन फैक्टर, इसका 2 है और 35 है। तो देखिए 2 से भी ये नहीं कट रहा है, लेकिन 35 से कट रहा है, 35 से 3 से ये कट रहा है और ये 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको हम इस दोनों को क्या करेंगे, बांटेंगे समान रूप में। तो कितना विद्यार्थी को बीच बांटना होगा, 35 विद्यार्थी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जैसा ही ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कहेगा कितना विद्यार्थियों के बीच बांटना, समान रूप में बांटना है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर या फिर अंतर का जो मल्टीपल होगा वो होगा, क्योंकि उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो 70 निकला था, देखें तो 70 से नहीं हो रहा था, तो यानी कि इसका मल्टीपल होगा 2 या 35। तो 2 से भी नहीं कट रहा, यानी कि कितना है 35, तो 35 से कट रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बिल का 7 महीनों के बाद 11% वार्षिक दर से असल छूट कितना होता है, 154 रुपया हो जाता है। तो बिल की धनराशि क्या है, बिल की धनराशि क्या है वो पूछा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 11% की दर से छूट है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वो एक हिसाब से जो छूट होता है वो तो ब्याज के ही रूप में होता है। यानी कि हम कहते हैं कि एक साल में 11% की दर से जितना ब्याज होगा वो उतना हमें क्या कर दिया, छूट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी निकालते थे जब प्रिंसिपल, तो क्या लिखते थे ऐसा, यानी कि इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो एक बात बताइए यहाँ से कि पी निकालना है, ऐसा कितना है 154 रुपया की छूट हुई है हमें, कितना 100, आर कितना है 11% और टी कितना है 7। लेकिन ये क्या है 7 महीनों में है और ये वार्षिक दर है, तो इसको क्या करेंगे, वार्षिक करने के लिए 12 से गुना कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे 7 में महीना में, तो आ जाएगा साल में बदल जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कैसे होगा, जब इसको आप 12 से भाग कीजिएगा तो देखिए ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ से ये 11 से कट रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ऑड और सम पहले का जो अंतर होता है वो 0 या 11 होगा तो कट रहा, तो ये कट रहा है। तो यहाँ देखिए 11 से कटेगा तो 1 और 4, यानी कि 14 से कट रहा है, फिर ये 2 से कटेगा
तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना निकल कर आ गया, 2400 निकल कर आ गया। 2400 जो निकला ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बिल की धनराशि कितना है। ये तो सिर्फ बिल का मूलधन निकला है। अब उसके बाद में जो 154 रुपया छूट हुआ है वो भी तो बिल पर लिखा हुआ रहता है। तो यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 2400 तो मूलधन है और 154 रुपया छूट हुआ था, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2554, यानी 2554, यानी कि बिल की जो टोटल राशि थी, बिल यानी कि बिल कितने धनराशि की थी, तो बिल जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 2554। 2554 कौन सा ऑप्शन है, डी, यानी कि बी नहीं बल्कि इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना 2554। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए उस कार्य को 10 दिनों तक करता है, उसके बाद शेष कार्य को बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कहता है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, पहले ए करता है कितना दिन, 10 दिन तक काज करता है, उसके बाद जो काम बचा उसको बी कितना दिन में करता है, 42 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है ए और बी इन दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। आइए दोस्तों देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए जो है कि किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, उसके बाद में क्या किया कि 10 दिन तक काम किया। तो एक बात बताइए, ए 10 दिन तक कितना, 10 दिन में कितना काम कर देगा। किसी काम को 80 दिन में करता है तो 10 दिन में वो कितना करेगा, 1/8 भाग कर दिया होगा काम। ठीक है, तो शेष काम बचा कितना, शेष काम कितना बचा, तो एक में से अगर 1/8 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 7/8। यानी कि बी क्या किया है, बी को 7/8 काम करने में कितना दिन लगा है, 42 दिन लगा है। ठीक है, तो पूरा काम करने में बी को कितना दिन लगेगा, यहाँ से देखिए कटेगा, यानी कि कितना 48 दिन लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि ए एक पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है, 48 दिन में। तो यहाँ से देखिए ए कर रहा है कितना 80 दिन में, बी कितना कर रहा है 48 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 80। और देखिए इसमें से 8 आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 नहीं आया तो 3 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 240 हो गया। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि अब 240 वर्क है, ये टोटल वर्क निकल कर आ गया। एलसीएम लेके जो निकालते हैं वो टोटल वर्क होता है, टाइम वर्क में जो इसके परे हो जाएगा कि जब टोटल वर्क कितना हो जाता है इसका एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क है। तब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना हो गया, बच गया 240 हो गया है। किस एफिशिएंसी करेंगे, 3 एक दिन में ये करेगा, ये 5 करेगा, यानी कि 8 के हिसाब से करेगा, तो कितना हो जाएगा 30 दिन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 21 साल और 23 साल है उसको 2 नए व्यक्ति से बदला जाता है। उन 2 नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि 8 व्यक्ति है जिसका औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा कि 8 व्यक्ति है, 2 वर्ष बढ़ जाती है औसत उम्र। तो मान लेते हैं कि 8 व्यक्ति है, उसका औसत उम्र अभी कितना है, ए है। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो यानी कि 8 व्यक्ति पर औसत 2 हो जाता है। ये कब होता है, जब 2 नया व्यक्ति 21 साल और 23 साल को उसके 2 नए व्यक्ति से बदला जाता है। तो इसका मतलब जो ये बढ़ा है वो 21 साल तो ये होगा और 23 साल ये भी होगा, और कुछ बढ़ा है यानी कि 2 बढ़ा है, तो सम कितना बढ़ा। तो एक बात बताइए, 8 व्यक्ति पर यहाँ से देखिए एवरेज कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो सम कितना बढ़ जाएगा, यानी कि सम की बात करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। कैसे, एक व्यक्तियों पर औसत 2 बढ़ा है तो 8 व्यक्तियों पर सम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये बताइए यहाँ से कि 16 साल तो सम जो है कि ये भी बढ़ा होगा, और ये जितना का था उससे बदला वो तो है ही, 16 और बढ़ा है तो 16 और जोड़ दीजिए। यानी कि देखिए ये जो निकल कर आ गया, यदि उन दोनों व्यक्तियों की अब सम निकल कर गया, आयु का सम, जो नया व्यक्ति आया है उसके उम्र का योग निकल कर आ गया, तो कितना योग है, 6 3 9 10 60, यानी कि 60 साल दोनों का क्या है, योग है।
दो नए व्यक्तियों के उम्र का योग, उम्र का योग कितना है, दो व्यक्तियों के, दो नए व्यक्तियों के कितना आ गया 7 साल। एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 60 को अगर 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 30 साल। यानी कि उन दोनों का जो नया दो व्यक्ति आए हैं उसके उम्र का जो है इसकी औसत उम्र क्या हो जाएगा दोनों का 30 साल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ से कि 2 साल अगर एवरेज बढ़ा है तो सम कितना बढ़ जाएगा 8 व्यक्ति पे 16 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते आए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर 6400 रुपया में खरीदता है तथा 1600 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 8400 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है सीपी चाहिए एसपी चाहिए। तो देखिए कैसे यहाँ पर क्या करा कि 6400 रुपया में वो खरीदता है। देखिए कैसे बनेगा, तो 6400 में तो वो खरीदता है, उसके बाद उस पर 1600 और लगाता है, खर्च करता है उसको ठीक कराने में, मरम्मत कराने में। यानी कि टोटल उसे उस वस्तु को खरीदने के बाद कितना पड़ गया 8000, 6 4 10 8000 पड़ गया। अब वो बेचा कितना में, इसका मतलब इसका जो इसके सीपी कितना हो जाएगा 8000। उसको खरीदने में पूरा लगा रुपया और बनाने से बेचने तक में कितना पड़ गया 8000। उसके बाद क्या करा कि वो उसको बेचा है कितने में, एसपी उसका कितना है 8400 में बेचा था। आप साफ साफ यहाँ से क्या पता चला कि 8000 में आप खरीदे और 8400 में बेच रहे हैं तो कितना फ़ायदा हो जाएगा 400 का फ़ायदा है प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए 400 रुपया जो है कि क्या है प्रॉफिट है, CP कितना था आपका 8000 और जैसे कि 100 पे निकालिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से पहले 2 जीरो कटेगा, 1 से ये कटा, फिर 8 से ये कटेगा, कैसे 5 से, यानी कि कितना बचेगा 5%। यानी कि उसको जो परसेंटेज प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना % का लाभ हुआ है बेचने पर 5% का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3105 के अत्यंत करीब है तथा 21 से सही सही विभाजित भी होती है। ठीक है, बताइए कि 21 से वो क्या है 21 से सही सही विभाजित होता है 3105। तो इसके करीब में कौन संख्या है जो वो भी क्या होगा 21 से सही सही विभाजित होगा। तो एक बात बताइए 3105 के करीब पूछ रहा है। ऑप्शंस में क्या है 3106, 7, 8 और 9 सब करीब में ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 21 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है देखिए जो संख्या 21 से विभाजित है वो संख्या 7 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी, जो संख्या 21 से विभाजित है वो 3 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी। तो 3 से कटने के लिए क्या चाहिए उसके अंकों का सम 9 होना चाहिए। तो देखिए कितना है यहाँ पर 3 और 1 4 और 6 10 है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर कितना है 3 और 1 4 और 7 11 है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ कितना है 3 और 1 4 और 8 12, यानी कि ये 3 से कट रहा है अंकों का, उसका सम 3 से कट रहा है, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 और 9 13, यानी कि ये भी नहीं कट रहा। क्या एक ही ऑप्शन कट रहा था, क्या है सी, यानी कि 3108 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या होगा जो 3105 के करीब भी है और वो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों से कटना चाहिए, जो 21 से कटेगा वो, तो 3 से एक भी ऑप्शन नहीं कट रहा था, सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा था। तो हमने क्या किया पहले 3 से चेक किए तो एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो बस एक ही ऑप्शन, 2 कटता तो फिर 7 से भी चेक करते। जब एक ही कट रहा है तो हमें चेक करने के आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3108 ही वो संख्या है जो 3105 के करीब है, जो 21 से क्या है पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 11 0.121 तथा 0.1331 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछ रहा है 3 संख्या दिया हुआ, उसका HCF आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, HCF हम कैसे निकालते हैं। सो देखिए यहाँ से इसको कैसे बनाइएगा। देखिए क्या क्या संख्या है 11 है, उसके बाद में क्या है 0 1 2 1, फिर क्या है 0.1331। तो आप यहाँ से देखिए सबका दशमलव पहले हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 121/1000, ये कितना हो जाएगा 1331/10,000। ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ से इसका HCF निकालिएगा
आप फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं? देखिए जब फ्रैक्शन का HCF निकालते हैं क्या करते हैं, ऊपर वाले का क्या करते हैं HCF लेते हैं, HCF, और नीचे वाले का क्या लेते हैं LCM, यही निकालते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं कि भिन्न का, हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्नों का HCF क्या होता है, HCF क्या होता है कि अंशों का हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, अंशों का HCF, और नीचे में क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में हरों का LCM, यही होता है। तो निकाल दीजिए, ऊपर में कितना है 11, 121 और 1331, तो HCF क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो सबसे कटेगा सबसे छोटा होना चाहिए। तो HCF देखिए इन दोनों का जैसे कि 11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 11 ही हो जाएगा। और LCM में क्या होता है पूरे नंबर्स आता है, तो पूरे नंबर आएगा तो सबसे बड़ा कितना है 10,000, यानी कि 10,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब निकालिएगा पॉइंट में तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो बैठेगा, 2 4 है तो 4 जीरो बैठेगा तो कितना हो जाएगा 0.0011, यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव होगा तो कितना हो जाएगा इसका HCF, कितना 0.0011, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को पता चलेगा, जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट हैं उस सभी को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा।